हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे। वेलकम टू माय चैनल सिविल रनवे। सो आज मैं आपके सामने हूँ एक नई सीरीज़ स्टार्ट करते हुए, कॉन्सेप्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग। मैं सिविल इंजीनियरिंग नहीं कह रहा हूँ, इंजीनियरिंग कह रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ उनका यूजेस लगभग हर ब्रांच में प्रीलिमिनरी लेवल पर तो होता ही है। तो एवरी इंजीनियर्स शुड नो दीज बेसिक्स। तो मैं आपसे पहले पूछूंगा, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक कीजिए कि जो चीज़ें आज तक आप पढ़ते हुए समझते हुए आए हैं, क्या आप सही सोच रहे हैं या आप गलत हैं। ओके। और अगर आप गलत हैं तो आज आपके कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली हम बीटेक एमटेक कर लेते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मिसकॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो जीवन भर तक हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही चले जाते हैं। हमें पता लग ही नहीं पाता कि इसके पीछे बेसिक फ़िलासफ़ी क्या थी और हम क्या समझते आ रहे थे। तो एनीवे, विदाउट गेटिंग एनी लेट, लेट्स बिगिन। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज़ स्ट्रेस? आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब ये होगा सर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और इस तरह की फिगर आप मुझे बना के दिखाएंगे, सर ये फोर्स है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर आपका ये जवाब है जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर और वेक्टर। आप में से कुछ जवाब देंगे सर दोनों ही क्वांटिटी स्केलर हैं, या कुछ कहेंगे दोनों ही क्वांटिटी वेक्टर हैं, या एक स्केलर एक वेक्टर है। यही आपका जवाब होगा। जितने भी लोग ये जवाब दे रहे हैं उन सबका जवाब गलत, कंप्लीटली रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ये थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है। डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप झट से 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कह देंगे। इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, किसी फ्लूइड के लिए आप कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लिखिए। आप A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लिख देंगे, कंप्लीटली रॉन्ग। फिर मैं आपसे पूछूंगा ये एनर्जी कंजर्वेशन में और मास कंजर्वेशन में, आप कह देंगे एनर्जी कंजर्वेशन में, ये रॉन्ग। अगर आप मास कंजर्वेशन कहते हैं तो आप सही हैं, बट अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कैसे ये मास कंजर्वेशन पर बेस्ड है, आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे मोस्ट ऑफ यू। चौथा और लास्ट कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ये आपका पाइप है, यहाँ से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है इधर से, और ये पाइप का दूसरा एंड है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, ये छोटा है। यहाँ से अगर कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल पानी मान लीजिए, पानी यहाँ से पास हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा पानी में, इस सेक्शन पर ज़्यादा होगा ए सेक्शन पर, या इस बी सेक्शन पर प्रेशर ज़्यादा होगा। मोस्ट ऑफ यू ये आंसर देंगे कि सर प्रेशर तो इस बी सेक्शन पर ही ज़्यादा होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे, क्योंकि यहाँ पर ये नैरो है थोड़ा सा, पानी को यहाँ से गुजरने में काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगा, तो प्रेशर यहीं पर ही ज़्यादा होगा। अगर आप ऐसे कहते हो तो आप गलत हो फिर से। अब आप सोच रहे होंगे सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और सबको मैं गलत बता रहा हूँ, तो सही क्या है? एक एक करके मैं आपको सब आपके सारे मिसकॉन्सेप्ट्स को आज क्लियर करूँगा, कहाँ कहाँ क्या क्या गलत कर रहे थे आप। पहले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज़ स्ट्रेस। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी आपको। ऑलमोस्ट हर अच्छी किताब में आपको इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे मिलेगी, स्ट्रेस इज रेजिस्टिंग और इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। पूरा तो पढ़ लेते हैं लेकिन इस बात का मतलब समझ नहीं पाते हैं, रेजिस्टिंग और इंटरनल, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, और इसी का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे रेजिस्टिंग और इंटरनल फोर्स कहा गया है, ओके। और यहाँ पे जो फोर्स मैं दिखा रहा हूँ ये रेजिस्टिंग और इंटरनल नहीं है, वैल्यू एफ अपॉन ए ही होगी। मैथमेटिकली आपका आंसर सही है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन फिजिकली बाय फिजिक्स आप जो है डायरेक्शन फोर्स के दिखा रहे हैं, ये रॉन्ग है, क्योंकि स्ट्रेस की डेफिनेशन में इंटरनल फोर्स कहा गया है, या इसे रेजिस्टिंग फोर्स भी कह सकते हैं आप। तो क्या होगा रेजिस्टिंग फोर्स? न्यूटन्स थर्ड लॉ है। अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो इस जो भी बॉडी जिस भी मेटल से बनी है बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो वो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो रेजिस्टिंग फोर्स है, जो इंटरनल फोर्स है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सही करूँगा तो सिर्फ मैं ये करूँगा, इसे उठा के ऐसे कर दूँगा। अब ये आपकी बात सही होगी, वो स्ट्रेस और ये फिगर आपकी मैच करेगी। कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, कोई अच्छे प्रोफेसर बैठे हो आपसे पूछ लेंगे, और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो समझ लीजिए आपके अच्छे मार्क्स आने की पूरी पूरी संभावना है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है सिविल और मैकेनिकल में। क्या ये स्केलर हैं या वेक्टर हैं? इसका सीधा सीधा आंसर है स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना ही स्केलर हैं ना ही वेक्टर हैं।
हाँ सही सुना आपने, ना तो ये स्केलर है ना ही वेक्टर। आप बोलेंगे फिर क्या है? दीज बोथ द टर्म्स आर टेंसर क्वांटिटी। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं साइंस में, फिजिक्स में, जो ना ही स्केलर होती है ना ही वेक्टर होती हैं, उन्हें टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। तो मैंने लिखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्ट्रेस आर टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, कैसी होती है, थोड़ा हायर लेवल की फिजिक्स है, इंजीनियरिंग से इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। बट कभी आप कहोगे तो मैं इसमें भी एक लेक्चर बना दूंगा कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। बट आपको अगर इतना ही पता रहे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू इस लेवल पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बताइए डेंसिटी ऑफ कंक्रीट क्या है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आप कहेंगे ये तो हम पढ़ते हुए हैं। देखो उसमें दो चीज़ें गलत हैं इसमें। पहला, डेंसिटी शब्द मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और मैंने यूनिट क्या दिखाई है? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको डेंसिटी और यूनिट वेट में एक डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े होंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो जानते होंगे। मैं ज़रूर बताता था अपने शुरुआती टीचिंग करियर में। डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम एंड यूनिट वेट इज़ ऑलवेज वेट अपॉन वॉल्यूम। तो जब मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो इसकी यूनिट मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से केजी पर मीटर क्यूब होनी चाहिए थी, बट यहाँ तो मैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रख रहा हूँ। इसका सीधा सीधा मतलब है, इसे डेंसिटी नहीं कहेंगे, यूनिट वेट कहेंगे, क्योंकि यूनिट वेट इजिकल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मैं इसे सही करके यूनिट वेट लिखूँगा, तब मेरी बात सही होगी। अभी भी बात अधूरी है। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, इसकी जो यूनिट है उसके हिसाब से तो सही है, किलो न्यूटन में यूनिट वेट को नापते हैं। बट प्रश्न उठता है कि 25 वैल्यू सही है? नहीं, ये भी गलत है। जब मैं कंक्रीट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो केवल कंक्रीट की ही बात हो रही है, मतलब पीसीसी की बात हो रही है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात हो रही है। 25 जो वैल्यू आती है वो पीसीसी की नहीं होती है, आरसीसी की होती है। मीन्स जब कंक्रीट के साथ स्टील भी जुड़ा है तब यूनिट वेट आपका 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन जब केवल कंक्रीट की बात करेंगे तो ये वैल्यू 24 होती है। मुझे लग रहा है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी अच्छे से। तो दो गलतियाँ मैंने यहाँ पे करी थी। अब आप देख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ पीसीसी मैंने लिखा है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी 25। दोनों चीज़ें आप हमेशा के लिए क्लियर हो चुके होंगे आपसे। बेसिक लेवल पे सवाल इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट मिसकॉन्सेप्ट क्या था? मैंने आपसे पूछा था कंटिन्यूटी इक्वेशन A1V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक, हर जगह हर किताब में जब आप पढ़ते होंगे इस पर आधारित आपने बहुत सारे सवाल करे होंगे बचपन से ही, बट आपने कभी इसकी बेसिक फिलोसफी को नहीं पढ़ा होगा जो शुरुआत में बताई जाती है। बेसिकली जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है स्टीडी एंड कंप्रेसिबल फ्लो के लिए ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 होती है। ये कंप्लीट आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन ये है आपकी। अब मैं इसमें पता है रोहू इसमें क्या है? रोहू इसमें मास डेंसिटी है। डेंसिटी वही जो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, एक सेक्शन पे डेंसिटी ρ1 और ρ2 दूसरे सेक्शन पे डेंसिटी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ρ1 लगाया तो इसके आगे स्टेडी तो आप समझते हैं। स्टेडी का मतलब होता है कोई भी जो फ्लूइड के पैरामीटर होते हैं टाइम के साथ नहीं बदलते, उन्हें स्टेडी कहा जाता है, स्टेडी फ्लो कहा जाता है ऐसे फ्लो को। कंप्रेसिबल फ्लो का मतलब ये होता है कि जिसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। समझ रहे होंगे आप? कंप्रेशन का मतलब, कंप्रेसिबल का मतलब ये होता है कि किसी फ्लूइड को हम कंप्रेस कर सकें। अगर किसी फ्लूइड का वॉल्यूम 1 लीटर है तो मैं उसे कम करके 0.75 लीटर कर सकता हूँ, तो इस तरह के फ्लूइड को कंप्रेसिबल फ्लूइड कहा जाता है। तो डेफिनेटली इस तरह के फ्लूइड की डेंसिटी भी चेंज होगी, कहीं पे पास पास हैं मॉलिक्यूल्स, कहीं पे दूर दूर हैं। तो उस केस के लिए इक्वेशन ये बनाई गई है, ρ1 और ρ2। हो सकता है कि एक सेक्शन पे इसकी डेंसिटी ρ1 हो, बट दूसरे सेक्शन पर इसकी डेंसिटी ρ2 हो। तो बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है। ओके, बट अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्टेडियन, अगर मैं फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल मान लूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, इनकम्प्रेसिबल है फ्लूइड, तो डेफिनेटली ρ1 इज इक्वल टू ρ2 हो जाएगा। तो ρ1 ρ2 के बराबर हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन आपकी हो जाएगी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, जो आप पढ़ते हैं। इसका मतलब है जब आप A1 V1 A2 V2 कहेंगे तो आप ये भी कहना पड़ेगा आपको कि ये स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन है। मैंने यहाँ पे क्या गलती करी थी? कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द फ्लूइड, मतलब किसी भी फ्लूइड के लिए मैं A1 V1 लिख रहा हूँ, नहीं, ये स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन है। और जबकि कंप्लीट इक्वेशन इसकी क्या होगी? ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 और V2। तो ये स्टेडी एंड कंप्रेसिबल फ्लो के लिए है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए डेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो कैंसिल हो जाती है, इधर से बराबर होगी वैल्यू। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर है या मास कंजर्वेशन पर आधारित है। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे नहीं होती है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बल्कि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमेशा आपकी मास कंजर्वेशन में होती है। आप बोलेंगे कि सर कैसे, बताइए ज़रा। देखिए बेसिक मैंने अभी बताया आपको, इक्वेशन ये है आपकी, ठीक है, बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन। आप ρ1 A1 V1 ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलता है आपको। यूनिट रखिए सबकी, ρ1 की kg पर मीटर क्यूब, एरिया की मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा kg पर सेकंड। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू kg पर सेकंड आ रही है दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू kg पर सेकंड आ रही है इसके बराबर होती है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है। तो kg पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में यहाँ से गुजरने वाला मास इज इक्वल टू एक सेकंड में यहाँ से बाहर निकलने वाला मास बराबर होता है इस इक्वेशन के हिसाब से। इससे एकदम क्लियर होता है कि मास पर सेकंड की बात हो रही है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन मास कंजर्वेशन में है, ना कि एनर्जी कंजर्वेशन में। मुझे लग रहा है क्लियर हो चुका हो गया होगा आपको टर्म। आखिरी मिसकॉन्सेप्ट में आते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, आपने मोस्ट ऑफ यू ने ये जवाब दिया होगा कि ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर पाइप थोड़ा सा संकरा हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो फ्लूइड को बहने में परेशानी होगी, तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। बट जैसे हम महसूस करते हैं ऐसा होता नहीं है। साइंस वो चीज़ भी देख सकती है जो आप महसूस नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिकली फिजिकली ये पूरी चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि प्रेशर यहाँ ज़्यादा होता है और यहाँ कम होता है, मतलब उल्टा। अब आप बोलेंगे कैसे प्रूफ कीजिए, आपने बर्नौली इक्वेशन तो पढ़ी होगी। यहाँ पर टोटल एनर्जी इजिकल टू एक सेक्शन पे इजिकल टू टोटल एनर्जी बी सेक्शन पर, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए सेक्शन ये, बी सेक्शन ये, यहाँ पर पी ए अपॉन गामा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इजिकल टू यही वैल्यू वहाँ पर। पी ए क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, वी ए क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी, और यहाँ पे प्रेशर पी बी और यहाँ पे वेलोसिटी वी बी। ये चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है। पी अपॉन गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर, या जो भी फ्लूइड यहाँ से बह रहा है, वाटर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जेड ए का मतलब होता है किस सेक्शन से आप सारी वैल्यू नाप रहे हो। इसकी सेंटर लाइन माना आपने ऐसे खींची है, और जेड आप मान लीजिए यहाँ से आपने डेटम मान लीजिए। अब यहाँ से ये जहाँ पे एंड हो रही है मेरी स्क्रीन, ये डेटम मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ से जेड हो जाएगी, इसके सेंटर की वैल्यू यहाँ से जेड भी हो जाएगी, तो जेड भी बराबर हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जेड इज इक्वल टू जेड भी कैंसिल हो जाएगा इस केस में। तो मेरी बर्नौली इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब इसे एनालाइज कीजिए आप, सब समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। जब फ्लूइड यहाँ से यहाँ जाता है तो यहाँ से एरिया कम होता है यहाँ पर। जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से। और जब यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी मतलब वी बी इस सेक्शन पर, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है, तो वी बी स्क्वायर बाई 2g भी ज़्यादा होगा। और जब वी बी स्क्वायर बाई 2g ज़्यादा होगा तो पी बी अपॉन गामा अपने आप ही कम हो जाएगा। पी बी को अपना भी कम होना पड़ेगा ताकि ये इसके बराबर हो सके, समझ गए। तो पी बी यहाँ पे कम होता है, यानी कि प्रेशर यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे प्रेशर आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। ये क्या, एक बार फिर समझ लें, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे प्रेशर पी ए माना है, यहाँ पे पी बी माना है, बर्नौली इक्वेशन लगाई, और यहाँ पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ जाके आपका एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी हेड भी बढ़ेगा, और जब वेलोसिटी हेड बढ़ेगा तो ये पी बी बाई गामा फैक्टर को कम होना पड़ेगा ताकि ये इसके बराबर हो सके। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कम होगा और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आपके पाँचों के पाँचों समझ में आ गए होंगे, और हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा जो आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाई होंगी ये चीज़ें, क्योंकि अच्छे टीचरों की अभी भी हमारे देश में बहुत कमी है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, और आप चाहते हैं कि इसी तरह की कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्ट की सीरीज़ में आगे भी बनाता रहूँ आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।